हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 4 है डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इसके अंदर आज हम यूनिट 3 की स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास लेक्चर 1 है। इससे पहले मैं दोनों यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड इसी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बुक से कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसमें यूनिट फर्स्ट में 15 लेक्चर एंड यूनिट सेकंड में 10 लेक्चर थे। ठीक है, आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 3 के सिलेबस की। यूनिट 3 का जो सिलेबस है वो जेपीएच की बुक को बेस मान के आपको सिलेबस करवाया जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर 4 है। जेपीएच की बुक में पेज 211 से स्टार्ट है और पेज 255 तक कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 6 ए बी मिलेगा, जिसके अंदर हम यूनिट 3 को इतना पढ़ेंगे कि क्वेश्चन 5 ए कंप्लीट मिले, बी कंप्लीट मिले और 6 के अंदर ए भी कंप्लीट मिले। क्योंकि बहुत बार मिक्सिंग होके ये वाला क्वेश्चन यहाँ बी में आ जाता है और बी वाला क्वेश्चन हमारे पास ए में आ जाता है, तो यहाँ तक मिक्सिंग होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के सिलेबस की। तो यूनिट 3 का जो सिलेबस है आप इस वक्त एक बार स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो मैंने ब्लू लाइन से टिक कर रखा है। पढ़िए, देखो यूनिट 3 सिलेबस है हमारे पास है नॉर्मल कर्वेचर, मेयोनियर थ्योरम, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर, फर्स्ट कर्वेचर, मीन कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर, अम्बिलिक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी नॉर्मल सेक्शन इन अम्बिलिक्स on z is equal to f of xy, radius of curvature of a given section through any point z is equal to f of xy, lines of curvature, principal radii, relation between fundamental forms। तो यहाँ तक हमारे पास जो ब्लू लाइन से टिक किया हुआ है ये सिलेबस है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास ये सिलेबस पहले से ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है आज यूनिट 3 के अंदर सिलेबस है, जिसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कर्वेचर ऑफ सरफेस, जो जेपीएच की बुक में पेज 211 के ऊपर है। तो इसके अंदर पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम प्लेन सेक्शन ऑफ ए सरफेस। देखो, अब हमारे पास पहला टॉपिक है, इसके अंदर प्लेन सेक्शन ऑफ ए सरफेस है। तो ये मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम बनाया है। ये आपको किस प्रकार बनाना है, सबसे पहले आपको कोई भी एक कर्व लेना है और कर्व मान के चलो आप कोई भी एक स्पेयर ले लो। जैसे हमने ये क्या ले लिया, एक गोला या एक स्पेयर ले लिया, और आप इसके अंदर हाफ स्पेयर लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर हाफ स्पेयर ले लेते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं कि माना कि आपने क्या लिया, एक हाफ स्पेयर लिया और इन दोनों सिरों को आप टच कर दो एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। अब ये जो स्पेयर का निचला हिस्सा है उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन खींचो। आपको पता है टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर टच करती हुई जाए। तो ये तो मेरे पास हो गया टेंजेंट, और टेंजेंट को क्या कहते हैं, टी कैप। यूनिट फर्स्ट में मैं बता चुका हूं कि टी कैप का मतलब कितना होता है, आर वेक्टर की डैश, और डैश से हमारा क्या मीन्स है, डी आर वेक्टर बाई डी एस, और एस से मतलब हमारे पास है आर्क लेंथ है एस। तो आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता है कि टी कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश होता है। फिर हम खींचेंगे दूसरा नॉर्मल। आपको पता है टेंजेंट के 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल। जिस पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ जाए उसके 90 डिग्री के ऊपर हम लेके जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल। और नॉर्मल को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो इस डायग्राम में हम क्या करेंगे कि इसको तो हम बोलेंगे ये तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट टी कैप है, और ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल कैपिटल एन कैप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका प्लेन सेक्शन करना है। यानी इस ये एक प्रकार से सरफेस है, और आपको पता है सरफेस क्या होती है, 2D। इसको हमें काटना है प्लेन से। तो हमने एक प्लेन की सहायता से इसको ऐसे काटा, तो आपको ठीक इसके सेंटर से होते हुए ऐसे काट के, और इसके नीचे वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को आप P मानो, P 2D के अंदर है ये पॉइंट P, तो U इंटू V, ये U डायरेक्शन और ये V डायरेक्शन। तो इस प्लेन को आप ऐसे मिलाओ, इस पॉइंट से टच करो और इसको थोड़ी सी कर्व की शेप में लाते हुए ऐसे टच करो। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या रह गया, पॉइंट P U इंटू V। तो एक प्लेन तो देखो हमारे पास ये बन गया। अब क्या करेंगे, दूसरा 90 डिग्री, एक 90 डिग्री हमें इस प्रकार से खींचना है, जैसे मैंने मार्कर रख दिया है। तो ये आपकी इस साइड की ओर आएगा। तो इसको हम इस व्हाइट बोर्ड पे या आप अपने कागज पे ड्रॉ नहीं कर सकते,
क्योंकि ये हमारे पास किसके अंदर है, 3D के अंदर है, तो इस लाइन को हम डैश डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी हमारे पास है 90 डिग्री। डैश डैश से डिनोट करेंगे तो आप एक लाइन लेके जाओ आगे तक, डैश डैश डैश, ये माना ये भी हमारे पास क्या एक प्रकार से नॉर्मल है। देखो ये भी 90 डिग्री का एंगल है नॉर्मल, और ये भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो इसको कुछ दूसरा नाम दे दो, मान लो हमने क्या नाम दिया, स्मॉल एन कैप। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे इसके अंदर प्लेन सेक्शन किया था, इसको भी हम प्लेन सेक्शन करेंगे। तो पहले तो इस पॉइंट से काटो और इसको स्ट्रेट लाइन से पॉइंट पी से ऐड करो और इसको थोड़ी सी कर्व की शेप में लाते हुए ये कैसे भी जाए इस साइड में रखो। अब ये जो स्मॉल एन कैप है एंड कैपिटल एन कैप है, इसकी दोनों लाइन की ओर ध्यान दो। ये जो स्मॉल एन कैप है और ये जो कैपिटल एन कैप है, इन दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा हमारे पास है थीटा। ध्यान दो, इस एन कैप की लाइन के और इस कैपिटल एन कैप की लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा। तो इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल एन कैप है। एन कैप और एन कैप की लाइन के बीच में, तो यहां से लेके केवल यहां तक ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगल होगा। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखिए। आपके पास एक प्रकार जैसे घर में अपने पास कटोरी होती है, ठीक ये कटोरी है एक प्रकार से। आप इसके ऊपर एक तो नॉर्मल इस साइड में निकालेंगे और ये जो डैश डैश दिख रहा है ये तो आपको दर्शाना पड़ रहा है, हालांकि ऐसे है, ये इस साइड में आ रहा है 3D की ओर। ओके, ये जेड एक्स पे है तो आप बना नहीं सकोगे इसको। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है इस प्रकार से। तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करके अच्छे से इस डायग्राम को बनाइए। अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेन सेक्शन ऑफ सरफेस की डेफिनेशन। इफ ए प्लेन इंटरसेक्ट, देखो ये प्लेन है और ये भी हमारे पास एक प्रकार से क्या है, प्लेन है। अगर ये किसी सरफेस को इंटरसेक्ट करता है तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे कि इफ ए प्लेन इंटरसेक्ट ए सरफेस, इफ ए प्लेन, देखो इफ ए प्लेन इंटरसेक्ट ए सरफेस देन वी गेट प्लेन सेक्शन ऑफ ए सरफेस। देन वी गेट ए प्लेन कर्व। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देन वी गेट ए प्लेन कर्व। हमारे पास प्लेन कर्व मिल जाएगा विच इज नॉन एज क्या जाना जाएगा, प्लेन सेक्शन ऑफ ए सरफेस। टॉपिक का नाम लिख देना, विच इज नॉन एज ए प्लेन सेक्शन ऑफ ए सरफेस। प्लेन सेक्शन ऑफ ए सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रकार से आप कटोरी होती है अपने घर पे, ठीक उसको एग्जाम्पल मान के चलेंगे कि हमारे पास फर्श के ऊपर रखी हुई है और इस कटोरी के अंदर ये क्या है, एक प्रकार से हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास एक तो ये प्लेन सेक्शन हो गया, दूसरा ये इस साइड से आ रहा है, इसकी जेड एक्सिस की ओर आ रहा है, इसलिए इसको डॉट डॉट से लिखना पड़ा है। आप इस डायग्राम में देख के कंफ्यूज मत होना। ओके, अब देखो हमारे पास प्लेन सेक्शन कितने टाइप का हो गया, ये भी देखो एक प्रकार से इसको प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है और ये भी हमारे पास प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 टाइप के हो गए। तो हम क्या लिखेंगे कि प्लेन सेक्शन ऑफ सरफेस, प्लेन सेक्शन ऑफ सरफेस आर 2 टाइप। प्लेन सेक्शन ऑफ सरफेस आर 2 टाइप्स। ठीक है, ये हमारे पास जो प्लेन सेक्शन है, देखो एक तो ये वाला भी प्लेन सेक्शन है हमारे पास है और सेकंड हमारे पास ये भी एक प्लेन सेक्शन है। ओके, प्लेन सेक्शन ऑफ सरफेस आर 2 टाइप्स। कौन कौन सी 2 टाइप हो जाएंगी, नंबर 1 नॉर्मल सेक्शन, नॉर्मल सेक्शन और सेकंड हो जाएगी हमारे पास ऑब्लिक सेक्शन। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्लिक सेक्शन। कौन सा भाई, देखो एक तो ये वाला प्लेन, इस प्लेन से हम इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्लेन एक तो हमारे पास ये हो जाएगा। देखो मुख्य तो ये है हमारे पास, मेन है इसलिए इसको प्रिंसिपल, यानी जो कैपिटल एन वाला है, जो हमारे पास कैपिटल एन वाला प्लेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो है हमारे पास नॉर्मल सेक्शन,
ये तो हमारे पास क्या है भाई, नॉर्मल सेक्शन। और जो इसके इस साइड से आ रहा है हमारे पास से, वो हमारे पास क्या हो गया, एक प्रकार से ओब्लिक सेक्शन। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ओब्लिक। इसको हम क्या नाम देंगे भाई, ओब्लिक सेक्शन। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास प्रिंसिपल सेक्शन एक प्रकार से, जो कैपिटल एन से जा रहा है, और दूसरा हो गया कि इसके कैपिटल एन से ना जाए, दूसरे वाले जो इस साइड में है जेड एक्सिस की ओर जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ओब्लिक सेक्शन। तो सबसे पहले नॉर्मल सेक्शन की डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास इफ नॉर्मल टू सरफेस एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, इफ नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस एट पॉइंट पी, देखो, इफ नॉर्मल टू सरफेस एट पॉइंट पी लाई इन प्लेन सेक्शन, लाई इन मेन प्लेन सेक्शन, लाई मतलब इसके अंदर बिलोंग करता है, लाई इन प्लेन सेक्शन, लाई इन प्लेन सेक्शन। If normal to surface at a point P lie in plane section, और प्लेन सेक्शन में कहाँ बिलोंग करती है, at a P, प्लेन सेक्शन at a P, then प्लेन सेक्शन is known as, then बस इतनी ही डेफिनेशन है, then प्लेन सेक्शन is known as normal section, नॉर्मल सेक्शन। कहने का मतलब ये एक प्रकार से टॉपिक का नाम क्या है, प्लेन सेक्शन। तो अगर प्लेन सेक्शन हमारे पास इस नॉर्मल के अंदर है तो ये नॉर्मल सेक्शन कहलाएगी, यानी इसके अंदर लाई करती है तो नॉर्मल सेक्शन। अगर डज नॉट लाई लिखेंगे या लाई नहीं करती है तो ये ऑब्लिक सेक्शन। तो ठीक इसी की डेफिनेशन लिखी है, सेम टू सेम हमें यही डेफिनेशन लिखनी है कि इफ नॉर्मल टू सरफेस, इफ नॉर्मल टू सरफेस, इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, इफ नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, देखो इस नॉर्मल में तो लाई करती है, यहां आपको लिखना है डज नॉट लाई, मतलब डज नॉट लाई, इसके अंदर लाई नहीं करती है, इन प्लेन सेक्शन, in plane section at P, then plane section is known as, then plane section is known as oblique section, oblique section। यानी हमारे पास दोनों की डेफिनेशन सेम है। नॉर्मल सेक्शन इसके अंदर तो लाई करेगा और इसके अंदर डज नॉट लाई, बस इतना सा ही फर्क है। ये तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन, और कैपिटल एन इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ दूसरा आ जाता है स्मॉल एन कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन सेक्शन ऑफ सरफेस। एक छोटा सा टॉपिक है, आपको एग्जाम में लिख के दे सकता है। अब आप इसके अंदर नोट लगा के लिखेंगे, इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या रिलेशन हो गया, तो हम नोट लगा के लिखेंगे कि लेट नॉर्मल टू सरफेस एट पी, लेट नॉर्मल टू सरफेस, दो लाइनें हैं मेरे साथ साथ लिखो, लेट नॉर्मल टू सरफेस एट पॉइंट पी इज एन कैप। एक तो हमारे पास क्या है, कैपिटल एन कैप, एंड दूसरी क्या है हमारे पास स्मॉल एन कैप। इफ नॉर्मल टू सरफेस एट पॉइंट पी इज एन कैप and small n cap is principal section, n cap and small n cap is principal normal। अब आप एक बार याद करो यूनिट सेकंड के अंदर हमने ऐसे पढ़े थे, देखो छोटी सी थोड़ी जगह है मेरे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हमारे पास क्या होती थी, एक डेफिनेशन हमारे पास इस प्रकार से था। ठीक है, तो एक हमारे पास ये प्रिंसिपल नॉर्मल होता था, एक बाई नॉर्मल होता था, और तीसरा हमारे पास नॉर्मल होता था। या प्लेन की बात करें तो रेक्टिफाइंग प्लेन, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड कर्वेचर होता था।
तो उसमें वहाँ स्मॉल एन कैप को किससे, देखो तीन चीजें होती थी, एन कैप, टी कैप, बी कैप, जो अपने सेरेट फेरेट फॉर्मूले में यूज में लिया था। एन कैप क्या होती है, प्रिंसिपल नॉर्मल, टी कैप यूनिट टेंजेंट वेक्टर, एंड बी कैप क्या होती है, बाई नॉर्मल। ये यूनिट सेकंड की है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये देख रहा है लेक्चर तो उसको मानना पड़ेगा कि प्रीवियस लेक्चर का हिस्सा है। तो एन कैप को हमने क्या लिख दिया, स्मॉल एन कैप है, ये तो हमारे पास क्या हो गई, प्रिंसिपल नॉर्मल। तो कैपिटल एन कैप क्या हो गई हमारे पास, नॉर्मल। ये स्मॉल एन कैप क्या हो गई हमारे पास है, प्रिंसिपल नॉर्मल। टू प्लेन सेक्शन, ये भी किसके ऊपर है, पॉइंट पी के ऊपर। टू प्लेन सेक्शन एट पी, अगर ऐसा है दोनों ही P के ऊपर हैं तो आप बोल सकते हैं कि एन कैप इज इक्वल टू एन कैप, मतलब नॉर्मल जो है वो प्रिंसिपल नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। इस छोटी सी चीज को ध्यान में रखना, ये आगे जब टॉपिक आएगा उसमें कैसे अप्लाई करेंगे ये बताएंगे। तो आप एक बार इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम बनाना मैंने बता दिया, एक तो ये प्लेन है, दूसरा ये प्लेन है। इस प्लेन को हम नॉर्मल नाम देंगे, कैपिटल एन लाई करता है तो नॉर्मल सेक्शन हो जाएगा, और ये इसका जो काट रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल इंटरसेक्शन भी लिख के दे सकता है, यहाँ ओब्लिक इंटरसेक्शन भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ओब्लिक सेक्शंस। नोट करो भाई से यहाँ तक। देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पेज 212 के ऊपर कि कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, कर्वेचर ऑफ ए नॉर्मल सेक्शन या फिर नॉर्मल कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। अब एक बार फिर से यूनिट सेकंड को याद करना होगा। हमारे पास है फंडामेंटल मैग्नीट्यूड मतलब ई एफ जी और एच, या एल एम एन और टी। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड हमारे पास सेकंड यूनिट में क्या होते थे, ई एफ जी एच या एल एम एन और टी। एच इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास है ई जी माइनस एफ स्क्वायर। एच क्या होता था हमारे पास है रूट के अंदर ई जी माइनस एफ स्क्वायर, और ये टी क्या होता था हमारे पास है रूट एल एन माइनस एम स्क्वायर, एल एन माइनस एम स्क्वायर। इसके अलावा ई की वैल्यू कितनी होती थी, R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, एफ की वैल्यू R1 वेक्टर डॉट R2 या R2 वेक्टर डॉट R1, एंड जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी थी, R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। ये भी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन थे। R1 वेक्टर का मतलब डेल R वेक्टर अपॉन डेल U, एंड R2 वेक्टर का मतलब डेल R वेक्टर अपॉन डेल V। ये तो हमारे पास ई एफ जी का मतलब होता था। ठीक इसी प्रकार एल का मतलब हमारे पास है R11 वेक्टर इंटू एन कैप, एम का मतलब R12 इंटू एन कैप या R21 इंटू एन कैप, एंड एन का मतलब हमारे पास है R22 वेक्टर इंटू एन कैप। या फिर दूसरे भी होते थे माइनस N1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर, इसका माइनस N1 वेक्टर डॉट R2 और माइनस N2 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर, और एल एम एंड एन का दूसरा मतलब होता था माइनस N2 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर। ये हमारे पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड कहलाते थे। R1 वहां होता था U के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड R2 का मतलब होता था डेल R बाई डेल V। ओके, और ये U एंड V किसके पॉइंट होते थे, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में P इज इक्वल टू U इंटू V, और टॉपिक का नाम होता था कर्व ऑन ए सरफेस। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये टॉपिक इसलिए काम में आएगा क्योंकि नाम क्या दे रखा है, और देखो कर्वेचर। इसके अलावा कर्वेचर क्या होती है भाई, कर्वेचर की डेफिनेशन अब याद करो। मैंने बताया था कप्पा से डिनोट करेंगे, जी हाँ, कटप्पा नहीं कप्पा, कप्पा से डिनोट करेंगे। और सिंबल कैसे बनाना है कि लिखना तो के है पर सिंपल ना लिख के इसको थोड़ा सा नीचे से ऐसे डाइवर्ट कर देना कर्व शेप में। तो ये कर्वेचर होता है कप्पा। इसका मतलब कितना होता है, डी टी कैप बाई डी एस, आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में टी कैप का डिस, और वो भी मैग्नीट्यूड के अंदर। ये हमारे पास यूनिट सेकंड की ही बात है। अब देखो सवाल ये कि हम ये यहाँ क्यों यूज में लेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक क्या है, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। कर्वेचर ऑफ ए नॉर्मल सेक्शन, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि प्लेन सेक्शन ऑफ सरफेस,
और प्लेन सेक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते थे, नंबर 1 नॉर्मल सेक्शन और नंबर 2 ऑब्लिक सेक्शन। तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, नॉर्मल सेक्शन को। तो जैसे ही बारी है कि कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, या इधर से नॉर्मल कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले हम वही डायग्राम बनाएंगे। एक बार फिर से देखो डायग्राम कैसे बनाना है। हाफ है एक प्रकार से, ये मान के चलो एक कटोरी है अपने पास है और इसके सिरे को मिलाओ, वैसे ये हाफ सर्किल होता है और इस प्रकार से इसको सर्किल शेप में बनाओ। अब यहाँ से नीचे एक पॉइंट फिक्स करो, ये पॉइंट होता है पी यू इंटू वी, और इस पॉइंट पी से आप एक टेंजेंट खींचोगे, ठीक है। हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, टी कैप है। और वास्तव में टी कैप हमारे पास क्या होता है, वास्तव में यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है ये टी कैप है। मैं लिख भी देता हूँ, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है और इस टी कैप का मतलब होता है r1 r वेक्टर की डैश। टी कैप का मतलब कितना होता है, r वेक्टर की डैश। ठीक इस टी से आप क्या खींचोगे, 90 डिग्री के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे जिसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल N, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कैप। अब ये जो सेंटर आ गया इसको आप इस प्रकार से प्लेन सेक्शन करेंगे, सीधा इस पॉइंट P से मिलाएंगे और इसको थोड़ी सी काओ की शेप में पॉइंट P से मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल सेक्शन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, नॉर्मल सेक्शन। जो मैंने डायग्राम अभी बनाया है इसी को मैंने फिर से रिपीट किया है। दूसरा डायग्राम अगर हमें जरूरत होती है ओब्लिक सेक्शन की तो इस साइड में बनता है, जिसको हम डैश डैश से ऐसे डिनोट करते हैं कि डैश 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 है, और ये स्मॉल एन कैप यहाँ से टच करते करते यहाँ तक ले आते हैं। बट हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। तो हमने केवल और केवल इसका कौन सा पार्ट बना लिया, नॉर्मल सेक्शन, ठीक है। पॉइंट P क्या हो गया, पी यू इंटू वी। अगर पॉइंट P यू इंटू वी है और साथ साथ ये मेरे पास क्या है भाई, टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब टी कैप, और टी कैप का मतलब r वेक्टर की डैश, और डैश का मतलब कितना होता है भाई, डेल r वेक्टर बाई डेल s, डेल r वेक्टर बाई डेल s। अब ध्यान दो, ये टी कैप है, ये डेल s है, ये टी कैप है, डेल s है, कर्वेचर के अंदर मैच हो गया। ये u इंटू वी है, देखो ये u इंटू वी है और ये r वेक्टर है, ये u इंटू वी है और ये r वेक्टर है, इसलिए प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैच हो गए r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। और अगर r1 वेक्टर r2 वेक्टर है तो r1 का होल स्क्वायर e, r2 का होल स्क्वायर g, r1 r2 f है। और अगर r11 n कैप है, n कैप मेरे पास ये आ गया, तो n कैप की वजह से LMN, यानी सारे गुण, जो बोलते हैं ना अपनी देसी भाषा में कि सारे गुण नक्षत्र मिल गए, सारे नक्शे मैच हो गए, इसलिए हमको इसकी वजह से UV टी कैप का मतलब डेल r बाई डेल s, इसकी वजह से हमें ये सब लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास यूनिट सेकंड में है। मैं इन रिजल्ट को कर्वेचर यानी कप्पा यानी dt का बाई ds का मैग्नीट्यूड, LMN EFG, ये सब मेरे पास क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले जैसे आप इस टॉपिक में आओ कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, तो ध्यान देना आपको केवल नॉर्मल सेक्शन बनाना है। आगे हमारे पास ओब्लिक सेक्शन आएगा तब हम ये लेफ्ट साइड वाला और बनाएंगे ओब्लिक सेक्शन। तो इसको डायग्राम को एक बार ड्रॉ करो। अब देखो हमारे पास ये डायग्राम आ गया नॉर्मल सेक्शन का। अगर हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल और होता है एन कैप तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट पी यू वी बी ए पॉइंट ऑन सरफेस है, लेट पी यू वी बी ए पॉइंट ऑन सरफेस एट पी सरफेस एंड एन कैप इज ए नॉर्मल टू सरफेस पी, एंड कैपिटल एन कैप इज ए नॉर्मल एट सरफेस पी, एट सरफेस पी। अब हम लिखेंगे कि इफ स्मॉल एन कैप, और बताइए स्मॉल एन कैप क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल। इफ स्मॉल एन कैप यानी प्रिंसिपल नॉर्मल, इफ एन कैप, यहां हमने ड्रॉ नहीं किया बट हम लिख सकते थे कि इफ एन कैप इज प्रिंसिपल नॉर्मल टू नॉर्मल सेक्शन, टू नॉर्मल सेक्शन देन एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल एन कैप,
इक्वेशन 1 अभी अभी जो नोट लगवा के लिखवाया था कि अगर मेरे पास ये ऑब्लिक सेक्शन भी उठ के इधर ही आ जाए, इसी मतलब इसी नॉर्मल सेक्शन के अंदर, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा एन कैप। तो आप डायग्राम में ये भी लिखेंगे कि यही तो मेरे पास एन कैप है और यही मेरे पास है कैपिटल एन कैप है, यानी यही नॉर्मल है यही प्रिंसिपल नॉर्मल है, तो दोनों अपने आप ही क्या हो जाएंगे इक्वल, कि स्मॉल एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल एन कैप। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शंस, कि लेट ए कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। अब हम क्या लिखेंगे कि लेट ए कर्वेचर ऑफ ए नॉर्मल सेक्शन, let curvature of normal section is denoted by, let curvature of normal section, और कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं हम कप्पा से, और नॉर्मल सेक्शन आ गया तो हम इसको एन और लगा लेंगे छोटा। ठीक है, लेट कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन इज डिनोटेड बाई कप्पा एन एट पॉइंट पी, बार बार लगाते ही रहना ये बात, तो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, देन अब रुक जाओ, अब आगे सिंपल कैलकुलेशन है, बस जितना समझना था वो मैंने पहले ही बता दिया था कि कर्वेचर का इस्तेमाल क्यों होगा, हमारे पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड से मतलब है क्या होता है। तो ये प्रिंसिपल नॉर्मल और सामान्य नॉर्मल, तो ये हमारे पास दोनों एक ही सेक्शन के अंदर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लेट कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन इज डिनोटेड बाय कप्पा एन एट पॉइंट पी, देन यूजिंग, अब यूनिट सेकंड का हम फॉर्मूला यूज लेंगे सेरेट फेरेंटे फॉर्मूला। अब सेरेट फेरेंट फॉर्मूला के तीन फॉर्मूले होते थे, नंबर 1 डी टी कैप बाई डी एस, डी टी कैप बाई डी एस इज इक्वल टू, सॉरी, डी टी कैप बाई डी एस इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन कैप, इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन कैप। तो हम क्या लेंगे सेरेट फेरेंट फॉर्मूले का डी टी कैप बाई डी एस इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन कैप। यहां हमने कर्वेचर को किससे डिनोट कर रखा है कप्पा इंटू एन, तो यहां लिखेंगे कप्पा इंटू एन, और देखो कप्पा को भी आप कैसे लिखोगे कि पहले तो ये स्ट्रेट लाइन जाने दोगे, इसको इस साइड से कप्पा इंटू एन, और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास है एन कैप। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया डी टी कैप बाई डी एस इज इक्वल टू कप्पा एन इंटू एन कैप, ये हम जानते हैं यूनिट सेकंड की वजह से। ठीक है, टी कैप वाले को तीन फॉर्मूले होते थे, डी टी कैप बाई डी एस, डी बी कैप बाई डी एस एंड डी एन कैप बाई डी एस। इसको क्यों यूज में लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये टेंजेंट एक प्रकार से गिवन है। अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि टी कैप, चूंकि टी कैप का मतलब हमारे पास क्या होता है भाई आर वेक्टर की डैश, टी कैप का मतलब हमारे पास क्या होता है आर वेक्टर की डैश, आर वेक्टर की डैश का मतलब डी आर वेक्टर बाई डी एस, आर वेक्टर का मतलब हमारे पास कितना होता है डी आर वेक्टर बाई डी एस। सो डी टी कैप बाई डी एस कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे टी का एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो ये कितना आ जाएगा डी टू आर वेक्टर बाई डी एस टू, या इसको किससे डिनोट करेंगे आर वेक्टर डबल डैश से। ठीक है, टी कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश, तो डी टी कैप बाई डी एस आर वेक्टर डबल डैश। सो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा आर वेक्टर की डबल डैश इज इक्वल टू, अगर ये मैं यहां रखूं डी टी कैप बाई डी एस की जगह, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, चाहे आप इसको इक्वेशन नाम दो, इक्वेशन 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा कप्पा एन इंटू एन कैप यूजिंग 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, ये हमने सेरेट फेरेंट फॉर्मूले की वजह से इसको यूज में ले लिया कि आर वेक्टर डैश इज इक्वल टू कप्पा एन इंटू एन कैप। अब बस हमें इसके फंडामेंटल मैग्नीट्यूड निकालने हैं, यहां तक आप नोट करो। अब देखो हमारे पास ही इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, इसको हम क्या लिखेंगे इक्वेशन 3। अब चूंकि आर वेक्टर डैश, चूंकि आर वेक्टर की डैश का मतलब हमारे पास कितना होता है भाई डी आर वेक्टर बाई डी एस। देखो
हमारे पास है आर वेक्टर डैश का मतलब कितना होता है डी आर वेक्टर बाई डी एस। और साथ साथ हमारे पास एक पॉइंट पी था, पी यू इंटू वी, यानी कहीं ना कहीं हमें इसको u इंटू वी को भी इंक्लूड करना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल आर वेक्टर बाई डेल यू, डेल आर वेक्टर बाई डेल यू इंटू डी यू बाई डी एस प्लस डेल आर वेक्टर बाई डेल वी इंटू डी वी अपॉन डी एस, इंटू डी वी अपॉन ए डी एस। क्योंकि आप सेकेंड यूनिट के हिसाब से जानते हैं कि वहाँ आर वेक्टर एक्चुअली ऐसे होता था आर यू इंटू वी, तो आर तो हमेशा 2 आगे 2 वेरिएबल यानी डेल लगेगा, पार्शियल्स होगा और ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा, तो इसके डी लगाना है और इसके डेल लगाना है। इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया ताकि मेरे पास u एंड v भी क्या हो जाए इंक्लूड। अब आप खुद ही बताइए u का मतलब क्या होता है r1 और डेल r बाई डेल v का मतलब है r2। तो ये मेरे पास कितना बचेगा, r वेक्टर की डैश है इज इक्वल टू, ये तो बच गया मेरे पास है r1 वेक्टर, u का मतलब 1 होता है, और ये du बाई डी एस, इसको आप s का मतलब डैश लगा दो आप ऊपर, ठीक है, s का मतलब आप डैश लगाओ, प्लस डेल r बाई डेल v, v का मतलब क्या हो गया r2 वेक्टर, dv बाई ds का मतलब क्या हो गया v डैश, ठीक है। पर अपने को लेके क्या आना है r वेक्टर की डबल डैश, फिर से डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये तो कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं अगेन डिफरेंशिएशन, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस नहीं बोलेंगे, आर्क लेंथ एस बोलेंगे, आर्क लेंथ है ऐसे वी गेट। अगर नहीं समझ में आता है कि आर्क लेंथ एस क्या आता है तो फिर से प्लेलिस्ट में जाइए और यूनिट फर्स्ट को चेक कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। तो ये कितना बचेगा मेरे पास है आर वेक्टर की डबल डैश, इसके अंदर फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल r1 वेक्टर बाई डेल एस, देखो ये कितना हो जाएगा डेल r1 वेक्टर बाई डेल एस। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा डेल बाई डेल एस, ठीक है। अब फिर से हम इसको क्या लिखेंगे आर वेक्टर की डबल डैश, ये आर वेक्टर यू डबल डैश प्लस आर वेक्टर यू डबल डैश है प्लस, अब देखिए इसको हमको लिखना है यू डैश डेल r1 बाई डेल एस है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल r1 वेक्टर बाई डेल यू इंटू डी यू बाई डी एस प्लस डेल r वेक्टर बाई डेल v इंटू डी वी बाई डी एस इंटू डी वी बाई डी एस। जिस प्रकार इसको लिखा था ठीक इसको u इंटू वी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये स्टेप आ गया, ये भी स्टेप आ गया, प्लस r2 वेक्टर v डबल डैश प्लस इसको कैसे लिखेंगे v डैश डेल r2 बाई पहले तो u इंटू डी यू अपॉन डी एस प्लस डेल r2 वेक्टर अपॉन डेल v इंटू डेल v बाई डे वी बाई डी एस, ठीक है। तो इस s को हमने फिर से u इंटू वी के फॉर्मेट में ले गए, तो अब हमारे पास ये फाइनली कितना बचेगा r वेक्टर की डैश इज इक्वल टू, मैं एक साथ लिखता हूँ, पहले तो ये स्टेप लिखता हूँ r1 वेक्टर u डबल डैश, फिर मैं इसी स्टेप को लिखता हूँ पहले प्लस r2 वेक्टर v डबल डैश प्लस u डैश प्लस u डैश, u का मतलब क्या होता है भाई 1 होता है, एक प्रकार से r1 होता है, तो r1 तो ऑलरेडी ऊपर है ही r1, u की वजह से और क्या लग जाएगा 1, और डी यू बाई डी एस इसका मतलब है u डैश, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा u डैश हो जाएगा, प्लस डेल r1 बाई डेल v का मतलब क्या होता है 2, तो ये कितना बचेगा r12, और dv बाई ds का मतलब है v डैश, ये लिख ही लिया मैंने इधर r2v, प्लस ये कितना आ जाएगा मेरे पास है v डैश, 2u का मतलब क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा r2 तो ऊपर था ही, ये 2 तो ऊपर था u की वजह से 1, du बाई ds का मतलब u डैश प्लस 2 r2 तो ऑलरेडी है ही, और इस v का मतलब 2, dv बाई ds का मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा v डैश, dv बाई ds का मतलब कितना आ जाएगा v डैश, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे,
तो ये मेरे पास आ जाएगा आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर नहीं, इस साइड में आर वेक्टर की डबल डैश है, आप शायद सोच रहे होंगे इस बात को, आर वेक्टर की डबल डैश। कितना बचेगा मेरे पास है r1 वेक्टर u डबल डैश प्लस r2 वेक्टर v डबल डैश प्लस r2 वेक्टर v डबल डैश प्लस u1 डैश इंटू u1 डैश r11 वेक्टर u डैश का होल स्क्वायर प्लस r12 वेक्टर u डैश इंटू v डैश प्लस r21 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर v डैश इंटू u डैश या u डैश इंटू v डैश प्लस r22 वेक्टर v डैश इंटू v डैश यानी v डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्योर कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें इसको, तो लास्ट स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, r वेक्टर डबल डैश, और चलो इसको एक बार ऐसा कैसा रहने दो, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि r12 वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, r21 वेक्टर के, तो इन दोनों को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, r वेक्टर की डबल डैश है r1 वेक्टर u डबल डैश प्लस r2 वेक्टर v डबल डैश प्लस r11 वेक्टर u डैश का होल स्क्वायर की वजह से u डैश लिखो, या फिर आप du बाई ds ही रहने दो इसको, du बाई ds का होल स्क्वायर प्लस r12 r21 बराबर है तो u डैश v डैश कॉमन आ जाएगा, 2r12 लिखो, 2r12 लिखो या r21 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u डैश को मैं लिख रहा हूं du बाई ds, v डैश को मैं लिख रहा हूं dv बाई ds प्लस r22 प्लस r22 v डैश का होल स्क्वायर प्लस r22 वेक्टर v डैश का होल स्क्वायर लिखो या dv बाई ds का होल स्क्वायर लिखो। इसको हम क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन 4। ठीक है, नोट करो भाई यहां तक। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 3 में r वेक्टर डबल डैश है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखो आप एक बार, फ्रॉम इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है, r वेक्टर की डबल डैश है इज इक्वल टू कप्पा n इंटू एन कैप, कप्पा n इंटू एन कैप। ठीक है, अगर हम इस एन कैप की जगह क्या रख सकते हैं, कैपिटल N, इस कप्पा n इंटू एन कैप की जगह क्या रखेंगे, कप्पा n, यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि अब देखना इक्वेशन 1 के अंदर देखो शायद मैंने ये लिखा है कि स्मॉल n कैप इज इक्वल टू एन कैप। ये स्टेप अगर वहां लिख के इसके बाद आगे ये करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर लास्ट में इसको ऐसे लिख लेना, r वेक्टर की डबल डैश। अगर इसके दोनों साइड में मैं कैपिटल n कैप से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसके एन कैप से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड में, तो आपको पता है एन कैप का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। एन कैप का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास है 1, आप लिख लेना साइड में, क्योंकि एन कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास कितना आ गया, r वेक्टर डबल डैश है एन कैप। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 5। ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे पास ये फंडामेंटल मैग्नीट्यूड बन जाए, क्योंकि r11 आ गया, r12 आ गया, और उसके साथ l की वैल्यू क्या होती है, देखो याद करो एक बार, l की वैल्यू होती है r11 वेक्टर डैश एन कैप, m की वैल्यू r12 डैश एन कैप, n की वैल्यू r22 डैश एन कैप। तो कहीं ना कहीं मेरे पास r11 r12 r22 तो आगे एन कैप की जरूरत थी, तो इस इक्वेशन को मैंने बोथ साइड एन कैप से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इक्वेशन 4 एंड 5 है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 r वेक्टर डबल डैश की यहां वैल्यू रखो, कितनी आ जाएगी, r1 वेक्टर u डबल डैश प्लस r2 वेक्टर v डबल डैश, यानी ये r डैश की डबल डैश की वैल्यू यहां रखनी है, इनटू में क्या आ जाएगा इसके n कैप, प्लस r11 वेक्टर du बाई ds का होल स्क्वायर प्लस 2r12 वेक्टर du बाई ds dv बाई ds प्लस r22 वेक्टर dv बाई ds का होल स्क्वायर।
यहाँ रख दी मैंने आर वेक्टर डबल डैश की वैल्यू, इनटू में क्या आ जाएगा एन कैप और बाहर कौन आ जाएगा कप्पा इंटू एन, या इसको क्या बोलते हैं कर्वेचर एट ए नॉर्मल, क्या बोलते हैं कर्वेचर ऑफ ए नॉर्मल। ठीक है, इसका सिंबल हमने लिखा था ना, इसको डिनोटेड करते हैं कप्पा एन से। अब इसको मैं पहले लिखता हूं और उल्टा करो इसको, कप्पा इंटू एन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई R1 वेक्टर और इसके साथ आ जाएगा डॉट एन कैप इंटू यू डबल डैश प्लस R2 वेक्टर डॉट एन कैप, इसके साथ भी क्या जाएगा एन कैप इंटू वी डबल डैश प्लस R11 वेक्टर डॉट एन कैप डी यू बाई डी एस का होल स्क्वेयर प्लस 2R12 वेक्टर इंटू एन कैप इंटू डी यू बाई डी एस डी वी बाई डी एस प्लस R22 वेक्टर इंटू एन कैप R22 वेक्टर इंटू एन कैप डी वी बाई डी एस का होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए। अब हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन कैप 0 होता है यूनिट सेकंड की हेल्प से, मैं बार बार क्योंकि आप देखते हैं यूनिट सेकंड और थर्ड एक ही बात है, वही चैप्टर 4 से ही हैं दोनों यूनिटें, इसलिए इसके रिजल्ट सारे रिजल्ट्स काम में आएंगे। और आप लिख सकते हो R11 वेक्टर डॉट एन कैप एल के बराबर होता है और R12 वेक्टर डॉट एन कैप एम के बराबर होता है एंड R22 वेक्टर डॉट एन कैप कैपिटल एन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास लास्ट फाइनली क्या बचेगा कर्वेचर नॉर्मल कितना बचेगा कप्पा इंटू एन, ये वैल्यू 0 हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हो 0, ये वैल्यू भी कितनी होगी 0 प्लस ये क्या होगी मेरे पास एल डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस 2m डी यू बाई डी एस इंटू डी वी बाई डी एस प्लस एन डी वी बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस एन डी वी बाई डी एस का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या गया देखो कप्पा एन यानी नॉर्मल कर्वेचर, नाम से स्पष्ट है नॉर्मल कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एल एम एन, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एल एम एन। तो ये हमारे पास क्या गया कप्पा एन। अब देखो हमारे पास कप्पा यानी कर्वेचर, एन यानी नॉर्मल कर्वेचर। अब किसके अंदर लेके आना है फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। अब आप बताइए फंडामेंटल मैग्नीट्यूड कौन कौन से होते हैं ई एफ जी एल एम एन। तो मेरे पास एल एम एन तो आते हुए दिखाई दे गई, देखो इधर से एल एम एन तो आते हुए दिखाई दे गए, बट अभी तक मेरे पास ई एफ जी नहीं आया है। तो क्या हम इस कर्वेचर एन को ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एल डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर, एल डी यू टू बाई डी यू का होल स्क्वायर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, क्योंकि डी एस का डी इंटू डी एस से कॉमन आ जाएगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड लेके आने हैं, तो एल एम एन आ गए, ई एफ जी और ए लिखने हैं। अब हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि डी एस टू इज इक्वल टू ई डी यू टू प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी का होल स्क्वायर। कहां से जानते हैं भाई, टॉपिक उठा के देखना यूनिट सेकंड का मेट्रिक ऑन ए सरफेस, सीधा सा हिसाब है। इस यूनिट का यूनिट सेकंड पढ़ना ही होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इस यूनिट में कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ने वाला। तो इसको हम यहाँ रखेंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा कप्पा इंटू एन, ये आ जाएगा एल डी यू टू प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी टू अपॉन डी एस टू का मतलब कितना आ जाएगा ई डी यू टू प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना मैंने हर जगह u को ऐसे लिखा है और v को ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना क्या आ जाएगा अपना रिजल्ट्स आ जाएगा।
अब इसी रिजल्ट से हम देख के बोल सकते हैं कप्पा यानी कर्वेचर, एन यानी नॉर्मल कर्वेचर। देखो टॉपिक का नाम नॉर्मल कर्वेचर, एल एम एन ई एफ जी क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। तो आप देख के बोल सकते हो कि नॉर्मल कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ ए फंडामेंटल मैग्नीट्यूड या कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, कर्वेचर ऑफ ए नॉर्मल सेक्शन। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, विच इज नॉर्मल सेक्शन इन टर्म्स ऑफ ए फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। टॉपिक में देख के लिख देना, विच इज ए नॉर्मल कर्वेचर, विच इज ए नॉर्मल कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ ए फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड, लगभग इसके अंदर टोटल यूनिट सेकंड ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो ये फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास कर्वेचर, एन यानी नॉर्मल। अब जैसे आगे हम किसी भी टॉपिक में इस रिजल्ट को काम में लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कप्पा एन यानी कर्वेचर, नॉर्मल कर्वेचर। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना, या फिर ये रिजल्ट भी याद रखना कि कप्पा इंटू एन आर वेक्टर की डबल डैश इंटू एन कैप। देखो इस रिजल्ट को भूल मत जाना भाई, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, कर्वेचर। इसको u इंटू वी की फॉर्मेट में डाल के u इंटू वी यानी इनकी डायरेक्शन कोसाइन के अंदर इसको लेके आए हैं। तो ये हमारे पास दोनों ही रिजल्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आएंगे, हो सकता है टॉपिक सीधा एग्जाम में आ जाए, बट आगे आने वाले क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल्स में और टॉपिक्स में भी इस कर्वेचर नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे नॉर्मल कर्वेचर। ठीक है, अब हम इसे एन देख के क्या कहेंगे, नॉर्मल कर्वेचर। तो सिंपल नॉर्मल कर्वेचर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डबल डैश इंटू एन कैप, एंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, एल एम एन ई एफ जी और ए साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज हमारे पास इस लेक्चर फर्स्ट के अंदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर है सेकंड के। ओके।